हेलो गाइस, तो लेकर आए तुम्हारे लिए नया वीडियो। इस वीडियो में बात करें थे अपने तीसरे अनसोल्ड पर 2021 के तीसरे सेट पे हम बात कर रहे थे। जैसे कि तुम्हें पता है दुर्गा का सेट चल रहा है, अनसोल्ड पेपर दुर्गा का चल रहा है, उसमें सेट नंबर तीसरा भी चल रहा है। तो मैंने ऑलरेडी तीसरे वाले की पहले वीडियो बना चुका हूँ। अगर देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो उसे जरूर देख ले, क्योंकि स्टार्टिंग से तो वही हो रहा है। अभी इसमें तो वो है जो उसमें बच गए थे क्वेश्चन, समझ रहे हो। तो बड़ा होता है, तो मैं तुम्हारी वीडियो ना ज़्यादा बड़ी नहीं करता हूँ मैं, तो मुश्किल से 30-35 मिनट समथिंग वीडियो बनाता हूँ मैं तुम्हारी मैक्सिमम अभी। तो अगर जैसे तुम कमेंट करके बताओगे तो मैं तुम्हारी वीडियो और बड़ी कर दूंगा। तुम बोलोगे तो मैं एक ही वीडियो पूरा छोड़ करा दिया करूँगा तुम्हें, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा करना है तो कमेंट करके मुझे बता देना जरूर, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर करते हैं, इससे और लोगों तक भी पहुँच पाए। और जो तुम्हारे फ्रेंड वगैरह हैं, तुम्हारी जो भी हैं गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो भी हो, सबके पास भेजो, जिससे कि पेपर वन का अच्छे से कर पाएँ वो लोग भी, ठीक है। और दोस्त वगैरह भी होते हैं यार, दो फैमिली मेम्बर में कुछ भी, मतलब किसी के पास भी, सबके पास शेयर करो दबा कर, जिससे कि तुम अपना जो पेपर है वो अच्छे से कर पाओ, ठीक है। तो अभी जैसे मान लो तुम पेपर तो तुम्हारे आ ही रहे हैं 22 फरवरी से, तो पेपर जो अच्छे से हो पाए तो थोड़ी सी वो मिल जाए, समझ एक आइडिया मिल जाए कि किस प्रकार एग्जाम में आता है, क्वेश्चन किस टाइप का आता है, हमें किस प्रकार का आंसर करना होता है, और उसमें थोड़ी प्रैक्टिस भी तुम्हारी अच्छे से हो जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है, ठीक है। तो उनको जरूर कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। सब्सक्राइब कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करा तो जरूर कर दें। तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो जैसे अपन अनसोल्ड चल रहा है उसी बात करेंगे अपने, ठीक है। चलो, तो टॉपिक तुम्हें पता ही है यार, अनसोल्ड है, अनसॉल्व्ड बोलते हैं उसे, है ना। तो अभी इसमें मैंने जो लास्ट कराया था वो वीवीटी सिद्धांत वाला कराया था, यहाँ चौथे का ग कराया था। अब चौथे का घ जो है वो हट गया, बहुलिकीकरण वाला ये हट चुका है तुम्हारा, और बचा इसका पांचवे का क, वो देख लो। तापीय गुणांक क्या है, तापीय गुणांक क्या है, अब क्रिया के वेग से इसका संबंध बताइए। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, तो अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो इसके अंदर 3 क्वेश्चन है। तो चलो पहला देखते हैं ताप गुणांक क्या है। तापीय गुणांक, तापीय गुणांक क्या है, क्या लिखेंगे, 10 डिग्री सेल्सियस ताप के वेग नियतांकों के अंतर को तापीय गुणांक कहते हैं। तापीय गुणांक कहते हैं, और यह ताप के साथ परिवर्तित होता है और इसे के से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका ताप गुणांक का। देन इसके बाद इसने बोला है अब क्रिया वेग से इसका संबंध बताइए। तो संबंध जैसे तुम्हें पता है कि अभिक्रिया की दर है ना, वो डिपेंड करती है काय पे, अभिकारक की सांद्रता पे, और जी यहाँ से हटता है तो आता है कांस्टेंट के, तो ये हो गया ए, और के जो है वो क्या है, वही तो तापीय गुणांक है, तो ये संबंध ये हो गया उसका, ठीक है। अच्छा, आगे उसने सवाल बोला है 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो ये देख लेते हैं आप। सवाल में इसने बोला है हमसे कि एक अभिक्रिया जो 10 मिनट में 20% पूर्ण हो रही है, तो टी यानी कि कितना इसका है 10 मिनट, और एक्स का कितना है 20%। तो उसने T2 हमसे पूछा है, T2 का क्वेश्चन मार्क, उसने बोला है कि हो रही कितनी परसेंट है, मुझे 75% है ना, हाँ ये। तो यहाँ देखते हैं इसका, तो पहले मैं निकाल लूँगा के, तो के का मान हम कैसे निकालेंगे, 2.303 और डिवाइड टी का मान 10 तो में दे रहा है, और इधर रख देंगे लॉग
और a अपॉन a माइनस एक्स, तो 2.303 और ये 10 इंटू लॉग 100 और ये 100 माइनस एक्स का मान 20 दे रहा है, तो काट देंगे इसे, मतलब यहाँ रख देंगे। तो 2.303 अपॉन 10 और ये लॉग, ये बचेगा कितना 100 और डिवाइड 80, ये काट देंगे हम इसे, ये रह जाएगा 5/4, तो यानी कि 2.303 ये log 10, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा log m माइनस log n, क्योंकि 5/4 है। अब जैसे तो मालूम ही है कि कटने के बाद अगर 5 आ रहा है 4 आ रहा है, तो ये log m अपॉन n का फॉर्मूला बन जाएगा, और log m अपॉन n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n। तो यहाँ m का मान 5 है और n का मान कितना 4 है, इनके रख देंगे हम मान यहाँ। log 5 का मान 0.698 और 0.477, यहाँ तक 3 अंक तक ले रहा हूँ मैं, है ना। इसे इसमें से लेस कर देंगे पहले, तो 2.303 अपॉन 10 और ये बचेगा तुम्हारा घटाने के बाद 0.096, ठीक है, जब ये घटाओगे तब। अरे भाई ये log 4 का मान 0.6020 ये होगा, अब घटेगा, है ना। के आ गया के का मान। अब हमें तो निकालना है टी का मान, तो हम दोबारा लिखेंगे इधर 2.303 अपॉन के और log a अपॉन a माइनस एक्स, तो 2.303 हो गया तुम्हारा, ठीक है, अपॉन के। अब ये क्या बचा log 100 और 100 माइनस 75, तो 2.303 और अपॉन के log 100 अपॉन 25, कटने के बाद 4 रह जाएगा, ये हो गया 2.303 और अपॉन के और log 4 का मान 0.454, 0.6020, ठीक है। अब यहाँ रख देंगे हम के का मान, तो 2.303 और इंटू 0.6020 रखेंगे के का मान। के का मान अपने पास ये रहा, तो 2.303 और इंटू 0.096 और डिवाइड 10 पहुँच जाएगी इसमें ऊपर, ठीक है, वो इसमें चली जाएगी कहाँ ऊपर, तो ऊपर के हिसाब से यहाँ लिख देंगे हम। देखो अभी यहाँ से तो कट जाएगा ना, इसे काट देता हूँ, फिर 10 पहुँच गई ऊपर, तो 10 इंटू 0.6020 और डिवाइड 0.096, इसका इसमें कर दूँ गुणा, हो जाएगा 6.00 और 0.096, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो रहेगा कितना 96, और ये लगभग चला जाएगा तुम्हारा, लगभग जाएगा 63 के समथिंग, अप्रॉक्स 63, ठीक है, मिनट में। आई होप सवाल तुम्हें समझ में आ गया होगा, ये सिंपल था ये। तो ऐसे सवाल हो ना, पहले के का मान निकालते हैं, उसके बाद टी का मान निकालते हैं, जैसे नोट कर लेना अच्छे से। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोला है हमसे, फास्फोरस के निम्नलिखित यौगिकों, फास्फोरस छोड़ ही दो क्योंकि पी ब्लॉक का है फास्फोरस वाला, तो और उसके बाद में FeCN का होल 6, उसके ऊपर 4 नेगेटिव आयन प्रचुंबकीय है, जबकि FeCN 6 3 नेगेटिव आयन अनुचुंबकीय है। तो ऐसा क्यों वो बताना हमें। तो अपने पास 2 यौगिक हैं, पहला है FeCN का होल 6 ऊपर 4 नेगेटिव, और ये कैसा है प्रतिचुंबकीय है ये। अब क्यों है वो बताना है, तो पहले मैं तो समझाऊंगा, उसके बाद फिर मैं जैसे लिखाऊंगा, है ना। दूसरा है अपने पास Fe, उसके बाद CN का होल 6 और ऊपर पावर है -3, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या। तो इसकी निकाली हमने ऑक्सीकरण संख्या, तो x मान ली मैंने, एक CN के ऊपर 1 नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे टोटल 6 CN है, तो यहाँ हो जाएगा 6 नेगेटिव, ठीक है। तो ये मैंने x मान लिया, ये 6 नेगेटिव बराबर, ऊपर जो चार्ज है टोटल वो -4 है, ये 6 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर बचेंगे कितनी 2, तो यानी कि यहाँ पे आएंगे कितनी 2 पॉजिटिव। अब यहाँ देखते हैं सही, ये x -6 बराबर -3, ये उधर जाएगी तो x बराबर हो जाएगा +3, ये हो गया इसका +3, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं इसका, अब Fe करेंगे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
पहले करेंगे एफ ई का, है ना। इसका नंबर होता है 26। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अभी इसके पास में दो पॉजिटिव चार्ज, तो दो पॉजिटिव का मतलब क्या, इसमें दो इलेक्ट्रॉन निकल गए और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहाँ से जो पहले बड़ा होता है, तो बड़ा इसमें 4 वाला है, तो 4s जो है वो हो जाएगा 0, तो बचा कौन, 3d6। ठीक है। अच्छा, अभी हमें यहाँ तुम्हें दिखाना है, तो Fe जो है ना ये D है, तो D में कितने बॉक्स हैं वो देखो पहले। D में होते 5, 1 2 3 और ये 5। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन टोटल 6 हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। उसके बाद में 4s जो कि खाली बचा हुआ है, उसके बाद 0 है, ये लिख दिया मैंने 3d6 और ये 4s 0। ठीक है। अब यहाँ पर Cn जो है एक प्रबल लिगेंड है, तो यहाँ लिखेंगे Cn नेगेटिव एक प्रबल लिगेंड है। प्रबल लिगेंड है तो क्या करेगा, तो उठा के इन इलेक्ट्रॉनों को डबल कर देगा। देखो, क्योंकि एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वही समय ये एक एक आराम कर रहे हैं बड़े आराम से, तो वो जाएगा, बोलेगा एक कमरे में जा 2-2 सो। अभी जो एक सो रहे हैं तो 2-2 सुलाएगा, तो जाओ सो। तो 1 2 3 4 और ये 5 हो गए। ठीक है। देखो यहाँ तो ऑलरेडी पहले से डबल है, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसमें, ये आ गया इसमें, और देन उसके बाद ये आ गया इस वाले में, तो ये हो गया फुल, बच गए 2 कक्षक। अच्छा, अब उसके बाद एस हमारे पास खाली है ऑलरेडी पहले से, ये 3d और ये 4s। इसके बाद जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम 4p के बॉक्स खाली कर लेंगे, मतलब होते हैं लेकिन इस्तेमाल कर लेंगे उसका हम। तो अपने पास टोटल लिगेंड जो है वो कितने हैं, वो 6 है। तो लिगेंड जो है वो देंगे क्या, इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या देंगे वो, इलेक्ट्रॉन युग्म। तो एक युग्म आएगा इधर जो कि दिया हुआ Cn ने, एक आ गया इधर जो कि दिया है Cn ने, एक दिया इधर जो कि Cn का है, एक इधर जो कि Cn का है, एक इधर ये Cn का और ये भी Cn का। टोटल Cn हो गए 6, 1 2 3 4 5 6। उसने बोला ये प्रचुंबकीय, तो प्रचुंबकीय क्यों है, क्योंकि D के कक्षक में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, देखो, क्योंकि FeCN का होल 6 4 नेगेटिव आयन में डी ब्लॉक के डी कक्षक लिखो, ब्लॉक मत लिखो, डी कक्षक में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए यह प्रतिचुंबकीय है। आई होप ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा, क्योंकि चुंबकीय तो वो होते हैं जिनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ तो एक भी नहीं बच रहा है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। अब इसके स्थान पर लेता हूँ मैं ये वाला। ठीक है, अब इसे चेक करते हैं। तो यहाँ Fe के पास कितने चार्ज हैं, 3। तो Fe के पास कितने चार्ज हैं यहाँ पे, 3। ठीक है, तो 2 तो निकल गए इसमें से, तो एक निकलेगा इस वाले में से, तो यहाँ रह जाएंगे कितने, 5। क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार में इसमें इलेक्ट्रॉन भरने होंगे, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो यहाँ पे हम करेंगे कितने, 5। तो ये मैंने कर दी यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब Cn तो इसमें भी है, तो यहाँ लिखेंगे Cn एक प्रबल लिगेंड है, तो वास्तव में प्रबल है। प्रबल लिगेंड है तो क्या करेगा, अब वो इलेक्ट्रॉन को डबल करेगा, तो डबल करेगा तो कैसे करेगा वो देखते हैं हम। देखो, ये इलेक्ट्रॉन तो आ गया इस वाले में, ये हो गया डबल, ये वाला तो आ गया इस वाले में, है ना, ये वाला आ गया इस वाले में, ये आ गया इसमें, है ना, बचा ये अकेला खाली, ये अकेला रह गया। अच्छा, अब Cn जो है वो तो इलेक्ट्रॉन युग्म में देता है, एक तो देगा नहीं, तो Cn ने यहाँ इलेक्ट्रॉन दे दिया और यहाँ दे दिया और ऐसे इधर भी दे दिया उसने। अब देखो यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन जो बच रहा है जी कैसा है, अयुग्मित है या नहीं है, एक बच गया ना। तो चलिए यहाँ लिखेंगे, क्योंकि FeCN और यहाँ पे 3 नेगेटिव है ना, हाँ 3 नेगेटिव आयन में
कॉमा लगा देना इसका, है ना। आयन में डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह चुंबकीय गुण दर्शाता है। ठीक है, तो दोनों के हो गए। आइए अब तुम्हें समझ में अच्छे से आ गया होगा, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं इसे मिटा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। मेरा क्या कसूर मैंने तेरा वे। देखो आगे इसने क्या बोला, मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में विभेदन के 3 परीक्षण लिखिए। तो ये क्वेश्चन जो है मैं पहले करा चुका हूँ सेट नंबर 2 में, सेम क्वेश्चन था, तो उसमें से तुम लोग कर लेना अच्छे से। ठीक है, दोबारा रिपीट नहीं करा रहा हूँ। 6 का जो है, निम्नलिखित के लिए धातु क्रिस्टल में संकुल क्षमता, ये तो हट गया चैप्टर नंबर 1 का, ये ठोस अवस्था वाली का जो हट चुका है अभी। इसके बाद में बोला अथवा में सक्रिय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। तो पहला इसमें लिखना क्या, सक्रिय ऊर्जा। वैसे सक्रिय ऊर्जा कहते हैं इसे, सक्रिय ऊर्जा। पहले तो हमें इसकी परिभाषा बतानी भाई, क्या समझते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया का ताप 290 केल्विन से बढ़ाकर 300 केल्विन करने पर, तो अब उसके बाद न्यूमेरिकल भी है। तो T1 दे रहा है हमें कितना, 290 केल्विन। उसके बाद T2 दे रहा है हमें 300 केल्विन। करने पर अभिक्रिया की दर दुगनी हो जाती है। तो K2 मान लिया मैंने 2K और K1 मान लिया मैंने K, दुगनी हो जाती है। अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा की गणना कीजिए, यानी कि हमें निकालना है EA। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखो पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। देखो, ऐसी ऊर्जा, ऐसी कम से कम वह ऊर्जा है, कम से कम वह ऊर्जा जो किसी रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक अभिक्रिया को शुरू यानी कि स्टार्ट करने के लिए आवश्यक होती है। क्लियर, ये तो होगी भाई इसकी परिभाषा। अब देखते हैं इसका न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल के लिए मैं लूँगा नीला पेन। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला होता है log K2/K1। ये पार्ट नंबर 3 में से चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी, उसमें से आया हुआ ये EA/2.303 और इंटू R। और यहाँ फार्मूला होता है T2 - T1/T1 T2। क्लियर, तो यहाँ पे रखेंगे हम इसके मान। तो K2 का मान कितना है 2K और K1 का मान कितना है K, बराबर EA जो कि हमें निकालना है। तो 2.303, R का मान 8.314 और T2 का मान दे रहा 300 केल्विन, इसका 290 केल्विन और देन 290 और इंटू 300 केल्विन। ठीक है, ये तो रख दी मैंने इसके मान। यहाँ से ये कट जाएगा, बचेगा log 2 और log 2 का मान होता है 0.3010। EA का मान हमें निकालना है, तो 2.303 हम कर देंगे। अच्छा, इन दोनों गुणा करके मैं लिख देता हूँ उधर, है ना, जो कि होता है 19.14। ठीक है, और यहाँ रह जाए कितना 10 ही तो बचेगा, और 290 इंटू 300 निकालना मुझे EA का मान। तो मैं कर दूँगा इसका क्रॉस इंटू, और जैसे ही मैं इसका क्रॉस इंटू करूँगा
तो ये हो जाएगा क्या 0.3010 और 19.14। ये मैंने अप्रॉक्स में लिया है, ठीक है। अगर तुम एग्जैक्ट लेना चाहो तो बिल्कुल ले लेना एग्जैक्ट। 300 डिवाइड 10 ये है इसका। इसे मैं कर देता हूँ कैलकुलेटर से, जैसे जल्दी हो जाएगा, ये तुम्हारा टाइम बच जाएगा। तो 0.3010 ओके। उसके बाद 19.14 ठीक है। उसके बाद 290 और इंटू 300, तो ये आ गया तुम्हारा कितना 50 12 19.18 और डिवाइड 10 कर दोगे इसका तो हो जाएगा 50 12 1.9 और इतना ही कर देते हैं, ये आ जाएगा जूल में। ये आ गया तुम्हारा आंसर, ये जूल है, ठीक है बेटा जी, जूल है ना। किलो जूल करोगे तो 1000 से इसमें और भाग दे देना तो किलो जूल हो जाएगा तुम्हारा। और इसका आंसर इसमें दे रहा है कितना 50 140 0.7, तो देखो लगभग ठीक है, कोई दिक्कत ना है। अगर तुम इसका जो गुणा करोगे ना तो जो तुम्हारे जो अप्रॉक्स लिया है 19.14, अगर तुम पूरा लोगे तो फिर तुम्हारा आंसर एकदम आ जाएगा, कोई दिक्कत ना, ठीक है। इसकी बहुत लंबी सी वैल्यू आती है, तो मैंने केवल 2 अंक तक लिया है इसीलिए। तो 50 पॉइंट ये आ रहा है, तो हो जाएगा तुम्हारा। चलो आगे देखते हैं। चलो आगे देखते हैं। हाँ, आगे इसमें कॉपर पायरेट से तांबे के निष्कर्षण, ये तो हट ही गया, पार्ट नंबर 6 में था, तत्वों का निष्कर्षण वाले चैप्टर में से हट गया ये। और देन उसके बाद में है संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हो। इसके प्रमुख 3 अभिलक्षण, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चुंबकीय और उत्प्रेरकीय गुणों को स्पष्ट कीजिए। चलो देख लेते हैं इसको भी, अथवा में वैसे ही। पहली बात तो ये है कि डी ब्लॉक तत्वों से आप क्या समझते हैं। डी ब्लॉक, चलो मैं डायरेक्ट आंसर देता हूँ, तुम क्वेश्चन डाल लेना है ना। मैं लिख देता हूँ इधर, देखो जिन तत्वों को डी ब्लॉक में रखा जाता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जाता है और इनके आंतरिक कक्षक पूर्ण भरने से पहले बाहरी कक्षक भर जाते हैं, इसलिए इनको आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं, ठीक है। तो डी ब्लॉक तत्व तो हम ये समझ रहे हैं, ये हैं, ठीक है। लेकिन तो पहले बीडी चेक कर लूँ, हिल गई थी अभी तुम्हारा सिस्टम जो है थोड़ा सा यार। चलो अब ठीक है ना, ओके अब सही है, ठीक है। चलो देखते हैं, ये तो ये हो गया। अब मैं इसे मिटा देता हूँ, फिर आगे देखते हैं जो उसने बोला है। इसके 3 जो गुण हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह वगैरह।
मैंने भी हर खेल खेला है, तू क्या जाने मैं दीवाना हूँ कच्ची कलियों का। हाँ, तो ये इसका पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, फर्स्ट पॉइंट इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें लिखेंगे हम क्या, देखो डी ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर यह पाया जाता है कि इनके आंतरिक कक्षक खाली होते हैं कुछ को छोड़कर जैसे Zn, Hg और Cd, इनके जो हैं वो खाली नहीं होते, इनके मतलब कंप्लीट होते हैं, और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1, देखो ये 1 तो लिख रहा हूँ मैं, लेकिन ये 2 मतलब 1 से 2 तक है ना, कॉमा N-1 D1 to 10, ये 2 का मतलब 1 से लेकर 10 तक हो सकते हैं। तो इनका जब इलेक्ट्रॉन तुम करोगे ना तो लास्ट में इसका यही आएगा। तो यहाँ N जो कक्षक होगा ना उसमें इलेक्ट्रॉन 1 से 2 तक हो सकते हैं, और D वाले में 1 से 10 तक होंगे बस, ठीक है। तो ये तो रहा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर तुम चाहो तो मैं एक एग्जाम्पल करके दिखाई दूँगा, जैसे कि मानो स्कैंडियम ले लेता हूँ मैं 21, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और देन 3d1। गिन लो 21 बैठेंगे पूरे, 2 2 4 6 10 12 6 18 2 20 और 1 21। लास्ट वाला देखो एक बार, तो जो एस है ना, जो ये नंबर जो इन्हें को हम एन बोलते हैं, ये सेल संख्या होती है। तो एन जो है इसमें कितने आ रहे हैं, 1 से लेकर 2 तक ही तो आ रहे हैं, मतलब यहाँ तो 1 होता है, यहाँ पर 2 होते। डी में जो जाएंगे ना तो वो N-1, अब जो 4 है तो 4 में से 1 गया तो 3 ही तो बचेंगे, इसलिए यहाँ कौन आ रहा है, 3 आ रहा है। 3D 1 से लेके 10 तक इसमें हो सकते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। मैंने बिहार खेल खेला है। चलो सेकंड पॉइंट था इसका, कहाँ हो गया भाई, चुंबकीय लक्षण है ना। कैसा लिखा है चुंबकीय लक्षण, इसमें लिखेंगे डी ब्लॉक के तत्वों में चुंबकीय गुण पाया जाता है परंतु कुछ को छोड़कर जिन तत्वों के डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और वह इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में घूमते हैं
इसलिए उनमें चुंबकीय गुण आ जाता है, अर्थात वह चुंबक से चिपक सकते हैं। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। ये तो समझ में आ गया, क्योंकि ऐसा एग्जांपल मैंने ऊपर कराया था ना, एक CN वाला, FeCN का होल 6 वाला, उसी में से है ये। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो चिपकेगा, नहीं होंगे तो नहीं चिपकेगा। तीसरा इसका उत्प्रेरकीय गुण, उत्प्रेरकीय गुण, इसमें लिखेंगे डी ब्लॉक के तत्वों में बहुत छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जो कि अभिकारकों को क्षेत्रफल अर्थात अधिक स्थान देते हैं। इसीलिए अभिक्रिया जल्दी समाप्त हो जाती है और यह धातुओं गुण है ना, और यह धातु का यह गुण लिखो तो सही रहेगा, लाइन नहीं मिल रही है। और धातु का यह गुण उत्प्रेरकीय गुण कहलाता है। डी ब्लॉक के अधिकतर तत्व उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। देखो डी ब्लॉक के तत्व है ना, उनके अंदर हल्के हल्के बारीक बारीक सूक्ष्म छिद्र होते हैं। अब जब अभिकारक है, मतलब उसकी अभिक्रिया करा रहे हैं, हमने उसमें धातु डाल दी, तो धातु के अंदर हल्के हल्के बारीक बारीक सूराख है, तो उन सूराख के अंदर जाके वो अणु जो अभिक्रिया करना है वो अंदर जाके बैठेंगे उसमें, क्योंकि अणु परमाणु बहुत छोटे छोटे होते हैं, उसमें अंदर जाके बैठेंगे, तो यानी कि वहाँ पे अभिक्रिया जो है जल्दी से कर पाएंगे। तो यानी कि उत्प्रेरक जो है ना, उनको एक अच्छा खासा एक एरिया प्रदान करते हैं, एक जगह देते हैं, तो इसी वजह से ही अभिक्रिया जो है जल्दी समाप्त हो जाती है, और ये गुण जो है वो उत्प्रेरकीय गुण कहलाता है। ठीक है, आइए तुमने लिख तो लिया वही, चलो आगे चलते हैं। अब वीडियो तुम्हें कितनी बड़ी होगी भाई साहब? भाई शाबाश, वीडियो होगी तुम्हें 40 मिनट की। तो इसके बाद है इसमें उपसंयोग यौगिक में समन्वय संख्या 4 व 6 का एक एक उदाहरण देते हुए ज्यामितीय समन्वयता को स्पष्ट कीजिए। और चलो देखते हैं, तो मतलब एक में 4 हो, एक में 6 हो, ये बोला उसमें ओनली। तो जैसे अभी Fe है, तो Fe का जो है उसमें CN6 कर देते हैं, तो ये तो हो गया 6 वाला। इसमें मध्यगानी का समावयवता, और एक लेते हैं हम 4 वाला, तो Fe मैं 4 वाला भी यही ले लेता हूँ। चलो ये ले लिया मैंने 4 वाला। बचे इसके चार्ज, तो यहाँ पे मुझे इसमें करने पड़ेंगे +2
और यहाँ इसमें करने होंगे मुझे यहाँ पे +4 और ये -4 या -2, ठीक है। देखो आप इसकी जो संख्या निकालोगे ना, तो जो x -6 बराबर -4 उधर जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो x बराबर हो जाएगा +2 और यहाँ पे रह जाएगा कितना, ये x -4 बराबर -2 उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो x बराबर +2 हो गया ये। अब देखो हमसे उसने पूछा क्या इसकी समावयवता, तो हम इसकी समावयवता बता रहे हैं, वो भी कौन सी वाली, ज्यामिति वाली, जो कि सिस और ट्रांस कहलाती है ना। तो यहाँ एफ ही रख दे बीच में मैंने, ठीक है। अब इसमें यार गड़बड़ तो है, तो इसमें फिर मिलेगी नहीं तुम्हें। एफ ही सी एन का, और एक मिनट रुको तुम, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है यार। चलो देखो जल्दी जल्दी देखते हैं स्पीड में, इससे ये ख़त्म हो जाए। तो ऐसे मान लो हम 6 वाला ले रहे हैं पहले, CO और NH2 का होल 4, NH2 का होल 4, उसके बाद Cl2, ठीक है। अब यहाँ CO रख देता हूँ बीच में, मुझे इसके दोनों बनाने सिस और ट्रांस वाले, तो Cl एक मैंने इधर जोड़ दिया और एक इधर जोड़ दिया मैंने, ठीक है। बाकी बचे हुए मैंने जोड़ दिए कौन, NH2 और ये NH2 अब यहाँ पे जो दिख रहे हैं ये दोनों पास में, तो ये बन गया सिस वाला। इसी का दूसरा है जो ट्रांसफॉर्म दिखाएगा अभी, तो एक Cl इधर और एक Cl इधर, ये NH2 ऊपर NH2 और ये नीचे भी NH2, ठीक है। ये बन गया कौन, ट्रांस वाला, क्योंकि यहाँ Cl एकदम दूर में, जो दूर दूर होंगे वो ट्रांस कहलाएंगे, पास पास में होंगे वो सिस कहलाएंगे। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं इसे मिटा देता हूँ, फिर आगे देखते हैं। आगे एक लिखते हैं 4 वाला, तो PTNH2 का होल 2 और Cl2, इसका भी देख लेते हैं। PT रखेंगे बीच में, Cl इधर और एक Cl इधर, एक NH2 इधर और एक NH2 इधर, यहाँ दोनों Cl पास में है, कहलाएगा कौन, सिस, और जब ये दूर हो जाएंगे तो कहलाएगा ट्रांस। Cl इधर Cl, इधर NH2 और इधर भी NH2, कहलाए कौन, ट्रांस। चलिए दोनों तुम्हें समझ में आगे होंगे। चलो अभी आगे देखते हैं फिर। इसमें अब रह गए हैं कितने, एक आध क्वेश्चन रह गया होगा यार, हो गई। चलो इसमें तो आज बोला है क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनीकरण, क्लोरोबेंजीन का क्लोरीन परमाणु एथिल अल्कोहल के क्लोरीन परमाणु की तुलना में कम क्रियाशील क्यों होता है। तो केवल मतलब ओनली ऐसे ही है, नॉर्मल है। बोला क्लोरोबेंजीन का क्लोरीन, जो क्लोरोबेंजीन है तो क्लोरीन परमाणु एथिल क्लोराइड के क्लोरीन परमाणु की तुलना में कम क्रियाशील क्यों होता है, क्योंकि वो जुड़ा हुआ बेंजीन से, इसमें लिखोगे क्योंकि क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन परमाणु बेंजीन से जुड़ा हुआ होता है और बेंजीन के पास में अनुनाद प्रभाव होता है, इसीलिए वो कम क्रियाशील होता है, और अल्कोहल में अनुनाद प्रभाव नहीं होता है, इसीलिए वो अधिक ज़्यादा क्रियाशील होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें सीधा अपक्रिया है, उसके बाद खत्म है ये। केवल रासायनिक अपक्रिया दीजिए, तो ये 7वें का है और ये ए इसमें दिया हुआ है, तो मतलब ए ही है इसमें, बी तो कुछ है ही नहीं। अरे कोई नहीं है यार, चल मैं अभी बावड़ा हो गया हूँ। हाँ अभी इसमें मैं कैसे प्राप्त करेंगे ये बोला है उसने। तो पहला इसमें जो पॉइंट है वो क्या है, एथिलीन से एथिल अल्कोहल, तो एथिलीन से कम क्या भाई, केवल रासायनिक अपक्रिया देनी है हमें, तो एथिलीन से एथिल अल्कोहल बनाना है। तो पहले क्या लिखेंगे हम, एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी अपक्रिया कराएंगे हम HBr से। अब HBr तो हमें मालूम है कि यहाँ पे कौन है, पाई बंद है, तो फिर अपक्रिया कौन सी होगी, संयोजन, तो CH2 और यहाँ पे हो गई Br। अच्छा अब इसका मैं बनाना क्या है, अल्कोहल बनाना है हमें, तो हमें डाल देंगे कौन, KOH, ठीक है। ये मैंने डाल दिया KOH। KOH क्या करेगा, KCl के साथ अपक्रिया कर लेगा और OH बन जाएगा इस साइड पे, तो बन जाएगा CH3 CH2 और ये OH, ये तो बन गया अपना एथिल अल्कोहल, ठीक है। अच्छा अब इसका सेकंड पॉइंट में है एथिल अल्कोहल से
एथिल एसीटेट कैसे प्राप्त करेंगे? तो पहले लिखेंगे हम एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला, ये लिख दिया मैंने इसका फॉर्मूला। अब यहाँ रखेंगे प्रेजेंट में CH3COOH और साथ में रहेगा कौन? सांद्र H2SO4। तो जब इन दोनों की अभिक्रिया हो जाएगी ना, वैसे तुम चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो। देखो ये तुमने शायद पहले पढ़ा होगा, CH3COOH है, इसमें प्रेजेंट में रहता कौन? H2SO4 सांद्र वाला, इसमें से H2 निकल जाएगा H और देन इसका OH, ये गया, जो बचेगा वो लिख देंगे। अब देखो यहाँ से ये लिख दूँ पहले CH3CO और ये एक और O, और उसके बाद कौन बच रहा है यहाँ से? ये इधर वाला बच रहा है, तो CH2 और ये CH3, ये बन गया। देन थर्ड में इसने बोला है, और आई थिंक इसमें थर्ड ही है, शायद ज़्यादा होंगे तो देख लेंगे अभी। तो थर्ड में इसने बोला है मेथिल अल्कोहल से एथिलेमीन, तो मेथिल अल्कोहल यानी CH3OH, अब क्रिया करा दी हमने PCl5 के साथ, तो ये बनेगा क्या? CH3Cl, और इसकी अपक्रिया करा देंगे हम सोडियम के साथ। यहाँ से जो अपक्रिया कहलाएगी ना, वो कहलाएगी क्या? बढ़ अपक्रिया, ड्राई ईथर की प्रेजेंट में ये करानी पड़ेगी हमें, तो ये हो जाएगा इधर जाके डबल, तो CH3 और ये CH3, ये तो हो गया डबल, ठीक है। इसका करा देंगे हम का क्लोरीनीकरण, तो इसमें से ये निकल के भाग जाएगा एक, तो CH3CH2 और ये बन गया Cl, ठीक है। तो यहाँ तक ये तो तुम्हारा हो चला। अच्छा, बनाने इसमें हमें अमीन था ना, अब ये भी अधूरी रह गई, तो मतलब तो इसकी अभिक्रिया हम करा देंगे के साथ NH3 के साथ। जैसे ये कराएंगे तो CH3 देन CH2 और NH2, ये बन गया अपने पास एथिलमीन, ये हो गया प्राप्त, ठीक है। अब मैं इसे मिटा देता हूँ, फिर इसमें एक और क्वेश्चन, मतलब 2 अभिक्रिया और हैं, उन्हें भी देख लेते हैं फुर्ती में। तो चौथे वाले में है मेथिल अल्कोहल यानी कि CH3OH, मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल में बनाना है। तो पहले मेथिल अल्कोहल की अभिक्रिया कराएंगे हम PCl5 से, जो बनेगा CH3Cl, ठीक है। और इसकी अभिक्रिया हम करवा देंगे बाद में कैसे, मैं इसे अलग से लिख दूँगा ना, यहाँ से करके प्लस करके लिख देता हूँ, हाँ। तो कराएंगे कैसे? KCN से, अरे यार चलो अलग लिख दूँगा इसे, CH3 प्लस KCN, CH3Cl, KCN से अभिक्रिया कराई तो बनेगा इसका CH3CN, क्योंकि K इसका Cl के साथ भाग जाएगा, तो बचेगा कौन? KCN। इसमें डाल दिया हमने कौन? H2O, जैसे H2 डालेंगे तो CH3COOH बन जाएगा, लेकिन प्रेजेंट में यहाँ रहेगा अम्ल थोड़ा सा, ठीक है। देन इसके बाद फिफ्थ में इसने क्या बोला है? फिनॉल से बेंजोक्विन बनाना हमें। तो फिनॉल का फार्मूला होता है 6,6H5 और OH, ये तो हो गया फिनॉल का फार्मूला। इसमें हम डालेंगे कोई ऑक्सीकारक, जैसे मान लो Cr2O7 या CrO2Cl2 डाल देते हैं, मतलब कोई भी ऐसा डालना जो एक ऑक्सीकारक हो सकता है हम KMnO4 डाल दें, या हो सकता है कुछ और भी डाल सकते, कोई दिक्कत ना है। तो उसका कराएंगे क्या? ऑक्सीकरण। तो जो ऑक्सीकरण होगा बेंजीन का, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास कौन? बेंजोक्विनोन, ये बनेगा कौन? बेंजोक्विनोन, ये O और इधर भी O, ये बन गया तुम्हारा बेंजोक्विनोन, ठीक है। तो यहाँ तक जो है आंसर तुम्हारा समाप्त हो चुका है। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, देन चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। तो वीडियो तुम्हारी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, लेकिन तुम्हारा ये सेट खत्म हो चुका है दूसरी पार्ट में। इससे पहले मैंने 3-3 4-4 पार्ट बनाए हैं। तो चलो फिर मिलता हूँ न्यू वीडियो साथ में, फिलहाल के लिए बाय बाय।